अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई इंडिया में और जो मुख्तलिफ सेक्शंस थे, डिफरेंट सेक्शंस थे ऑफ द सोसाइटी, हाउ दे कैम ऑन ए सेम और ए कॉमन प्लेटफॉर्म टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इस आज के जो वीडियो हमारा जो है और ये जो टॉपिक है हमारा, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन इंडिया। कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था 1914 में और एंड हुआ 1918 में, इस वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन पॉलिटी में। हम चूंकि इसको दो सेक्शंस में डिस्कस करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, और दूसरा हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, और इन दोनों को मिलाकर किस तरीके से इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने हेल्प की ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में। इंडिया में जो नेशनलिज्म ग्रो होता गया और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो थी, ये दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। तो इसमें इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्या इम्पैक्ट है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे टू पार्ट्स में। पहला डिस्कस करेंगे हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या पड़ा। तो चलिए हम पहले चलते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे। नंबर फर्स्ट कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये पड़ा इंडिया पे कि ये बहुत सारी जो सिविल रूलिंग डायनास्टीज थी जो कई बरसों से रूल कर रही थी वर्ल्ड में, these dynasties were destroyed because of the world war first। अब ये डायनास्टीज कौन कौन सी थी? पहली डायनास्टी है रोमानो डायनास्टी, ये रशिया की डायनास्टी थी, ये रशिया पे रूल कर रही थी कई बरसों से। और दूसरी डायनास्टी थी होहेंजोलन, और ये डायनास्टी जो थी जर्मनी में रूल कर रही थी। ये भी इसकी भी डिस्ट्रक्शन हुई, ये डायनास्टी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और तीसरी डायनास्टी थी हैबिसबर्ग डायनास्टी जो रूल कर रही थी ऑस्ट्रिया में, और ये भी जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये जो इन डायनास्टीज की डिस्ट्रक्शन जो थी, इन डायनास्टीज की तबाही जो थी, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पे? इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंडियंस जो थे वो अपनी जगह सोचने लगे कि जब इतनी बड़ी डायनास्टी जो है वो एंड हो सकती है, उनका रूल एंड हो सकता है, तो क्यों ना हम जो है अगर मिलकर आपस में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फाइट करेंगे तो ब्रिटिशर्स के रूल को भी हम खत्म कर सकते हैं। लिहाजा ये जो डिस्ट्रक्शन थी इन डायनास्टीज की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसने क्या किया? इनकरेज किया इंडियंस को टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। दूसरा पॉइंट ये था कि चूंकि ब्रिटिशर्स जो थे दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उन्होंने क्या किया? इंडियंस को इनडायरेक्टली इन्वॉल्व किया। खुद तो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, लेकिन अब उन्होंने इंडियंस को भी डायरेक्टली इन्वॉल्व किया। वो कैसे? कि उन्होंने क्या स्टार्ट किया? विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, यानी विलेज जो थे, इंडियन विलेज जो थे, वहां पे उन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू की, वहां पे उन्होंने भर्ती शुरू की सोल्जर्स की, सिपाहियों की। किसके लिए? अपनी तरफ से ब्रिटिशर्स ने अपनी फौज में मिलाने के लिए और अपनी फौज के साथ मिलकर लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। लेकिन ये जो भर्ती थी, ये जो रिक्रूटमेंट थी, इट वाज ए फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, क्योंकि इंडियंस जो थे या इंडियन विलेजर्स जो थे वो विलिंग नहीं थे कि वो ब्रिटिशर्स की साइड से पार्टिसिपेट करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लिहाजा इन्होंने क्या किया? एक तो इन्होंने एक एश्योरेंस दी कि हम आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम क्या करेंगे? इंडिया को आजादी दे देंगे। और दूसरा ये कि इन्होंने जो था इनको फोर्सबली इनको रिक्रूट किया इसमें अपनी आर्मी में, जिसकी वजह से जो विलेजर्स थे वहां पे क्या था? वाइड स्प्रेड एंगर था इन रूरल एरियाज, खासतौर पर जो दही इलाके थे वहां पे लोग बहुत ही नाराज थे ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहां पे क्या किया? फोर्सेस रिक्रूटमेंट की। लिहाजा ये दो पॉइंट्स, पहले जो डायनास्टी, जो वर्ल्ड डायनास्टी थी, जो रशिया में डायनास्टी जो थी, जर्मनी की जो डायनास्टी थी, ऑस्ट्रिया की जो डायनास्टी थी, जो कई बरसों से वहां पे रूल कर रहे थे, इनका खात्मा हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और इसकी वजह से इंडियन जो थे उनके अंदर उनकी हौसला अफजाई हुई इसकी वजह से, और वो उन्होंने कहा कि जब ये डायनास्टीज खत्म हो सकती हैं तो हम भी जो है ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में इसको हम खत्म कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट शुरू की विलेजेस के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ के जो विलेजर्स थे वो बहुत ही ज्यादा नाराज थे, गुस्से में थे। तीसरा पॉइंट जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट था इस इंडिया पे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, वो ये है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इन्होंने टर्की के साथ एक ट्रीटी साइन की थी। ब्रिटिशर्स भी शामिल थे और ब्रिटिशर्स की तरफ से ये ट्रीटी थी,
और इस ट्रीटी में क्या हुआ था, टर्की वाज फोर्स्ड टू साइन ए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। ये ट्रीटी जो थी एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी टर्किश अंपायर के साथ, जिसकी वजह से ये ह्यूमिलेशन जो थी ये डायरेक्ट खलीफा के लिए ये ह्यूमिलेशन थी। और खलीफा जो था, जो वहाँ की जो रिलीजियस सीट थी और वो मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड माना जाता था, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, नाराज थे। और पर्टिकुलरली जो इंडियन मुस्लिम्स थे, यहाँ पे जो ब्रदर्स थे जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट की जिस मूवमेंट का नाम है खिलाफत मूवमेंट। और गांधी जी ने इस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया और उन्होंने गांधी जी ने इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझा कि अब हिंदूज जो हैं और मुस्लिम जो हैं यूनाइट हो सकते हैं। और क्योंकि गांधी जी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं भी जो है इस खिलाफत मूवमेंट के साथ हूं, लिहाजा गांधी जी ने और बाकी जो लोग थे उन्होंने मिलकर इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। और मुस्लिम्स ने ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट की, क्योंकि मुस्लिम्स के जो सेंटीमेंट्स थे, उनके जो जज्बात थे, उनके जज्बात काफी हर्ट हुए थे, उनको काफी ठेस पहुंची थी इन जज्बात को। लिहाजा एज ए रिएक्शन टू दिस ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, Muslims in India started a new movement that is called as खिलाफत मूवमेंट। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे शुरू की। चौथा पॉइंट, ये हो गए 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट ये था कि इसी दौरान 1915 में गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आते हैं और उन्होंने यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी, उस नेशनल मूवमेंट की भाग दौड़ जो थी संभालने की, वहां उन्होंने उसको संभालना शुरू किया। और ये थे 4 पॉइंट्स पॉलिटिकल इंपैक्ट के। यानी पहला पॉइंट हमने लिखा कि several रूलिंग डायनास्टीज वर डिस्ट्रॉयड लाइक रोमानो डायनास्टी ऑफ रशिया, होहेंज़ोलर्न ऑफ जर्मनी, हैब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया। और दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि फोर्सल रिक्रूटमेंट हो रही थी इंडियन विलेजेस के अंदर, जिसकी वजह से इंडियंस जो थे, इंडियन विलेजर्स जो थे वो काफी ज्यादा नाराज थे। उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा। और तीसरा पॉइंट ये था कि टर्की जो था, टर्की वाज फोर्स्ड टू साइन ए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। और इस ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी की वजह से दुनिया के जितने भी मुस्लिम्स थे और पर्टिकुलरली जो इंडिया के जो थे वो मुस्लिम्स ज्यादा नाराज थे, क्योंकि टर्की जो था इट वाज कंसीडर्ड एज द सीट फॉर खलीफा। और खलीफा जो था, वो खलीफा जो होता है वो रिलीजियस हेड होता है मुस्लिम्स का। लिहाजा ये मुस्लिम्स को बर्दाश्त नहीं हुआ और इंडिया में भी एक मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाई गई जिस मूवमेंट का नाम है खिलाफत मूवमेंट। और चौथा ये था कि गांधी जी जो है 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में आ चुके थे और उन्होंने अब शुरू किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी इसकी भाग दौड़ संभालना इन्होंने शुरू कर दी थी। अब हम आते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे। हमने अभी पढ़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, अब हम आते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे। तो सबसे पहला इम्पैक्ट कि ब्रिटिशर्स ने बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, उन्होंने जो उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर था इसको इंक्रीज कर दिया, इसको बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी इन्वॉल्व थे वार के अंदर, और चूंकि वार के अंदर जो है काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, फोर्सेस पे एक्सपेंडिचर होता है, और जो वेपन्स होती हैं, सामान जो होता है उस पे, आर्म्स पे एक्सपेंडिचर होता है। लिहाजा इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज थी, यहाँ पे जो टैक्सेस थे, इनको ज्यादा इंक्रीज कर दिया, इनको बढ़ा दिया। और ये टैक्सेस कौन दे रहे थे? ये इंडियंस दे रहे थे। लिहाजा जो भी इंपोर्ट्स हैं या एक्सपोर्ट हैं उन पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक नया टैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। ये इनकम टैक्स भी अब इंडियंस से वसूल करने लगे, जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा किस पे? इंडिया पे। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि बिटवीन 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 1921, इस पीरियड के बीच में, इस पीरियड के दरमियान में, यानी 1918 से लेकर 1921 तक क्रॉप्स जो थी इंडिया में, फसलें जो थी इंडिया में, ये बिल्कुल फेल हो चुकी थी, यानी फसलें बर्बाद हो गई। और फसलों की बर्बादी की वजह से देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड। यहाँ पे जो फूड था इसकी शॉर्टेज हो चुकी थी, फूड की शॉर्टेज, यानी कि गजा जो थी ये कम हो चुकी थी। और प्राइसेस जो थी, गजा कम होने की वजह से, फूड की कमी की वजह से जो चीजों की प्राइसेस थी, चीजों की जो कीमतें थी, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। कीमतें बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी। जो डिफरेंट कमोडिटीज जो होती हैं उनकी कीमतें डबल हो चुकी थी। और इसकी वजह से लोगों को जो है इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था। इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था किसकी वजह से? एक तो क्रॉप्स फेल हुई, क्रॉप्स फेल होने की वजह से गजा की कमी हुई, फूड शॉर्टेज हुई, और फूड शॉर्टेज होने की वजह से जो चीजों की कीमतें जो थी इनके अंदर इजाफा हो गया था। चौथा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे, यहाँ के इन्फ्लुएंजा जो था, ये एपिडेमिक जो था यहाँ पे स्प्रेड हुआ इंडिया में।
और इसके अलावा यानी इन्फ्लुएंजा किसे कहते हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। जिस तरीके से आजकल कोविड-19 चल रहा है जिसकी वजह से दुनिया भर में अमवात हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, इसी तरीके से यहाँ इंडिया में भी इन्फ्लुएंजा यानी एपिडेमिक जो था ये स्प्रेड हुआ और इसके साथ साथ फेमाइन्स यानी कहत साली हुई, खुशक साली हुई। और ये कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 में एक सेंसस हुई। इस सेंसस के मुताबिक अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिशड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड दिस एपिडेमिक। और इस बीमारी की वजह से और फेमाइन्स की वजह से तकरीबन 1.25 करोड़ लोग जो थे वो इंडिया में वो मारे जा चुके थे। अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिशड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एपिडेमिक एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेमाइन्स। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे